आपके I can अलावा कोई? record it, ओके, यू कैन आल्सो। आपके अलावा कोई but we और need the बताना permit. चाहेगा? यू नीड I'm परमिशन? sorry. Yeah. हैंग ऑन, लेट मी चेक। आई थिंक मैंने परमिशन दी हुई है। चलिए ठीक है, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। Okay. Okay. ठीक है, आपके अलावा कोई और बताना चाहेगा? लाइक आपके अलावा कोई और? एनीवन? क्वालिटी श्योरेंस इसलिए की जाती है ताकि अगर हम क्लाइंट को कोई चेक कर लेते हैं क्लाइंट को वो प्रोवाइड करने से पहले के, ताकि हमें कोई कंप्लेंट वगैरह वापस उसकी ना आ सके, और इससे हमारा मयार भी डाउन हो सकता है अगर वो प्रॉपर नहीं उन्हें प्रोवाइड होगी वो चीज़ जो उन्हें कही गई है। Exactly. Actually, software testing जो है is a process used to identify the correctness, completeness, quality of developed software. मतलब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का मतलब ये है कि हम इस वजह से करते हैं ताकि अगर कोई भी रिक्वायरमेंट्स आई हैं, क्लाइंट ने कोई भी रिक्वायरमेंट्स दी हैं, तो उनको एक तो वैलिड करना, जो हम अभी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसके साथ मैच करना क्या है, जो रिक्वायरमेंट्स क्लाइंट ने दी हैं और जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया है, उन दोनों का कंपैरिजन करना है कि ये दोनों मैच कर रही हैं कि नहीं, कोई रिक्वायरमेंट हमने मिस तो नहीं कर दी, या जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया है ये उसके अकॉर्डिंग ही है, कोई कोई भी फ़ीचर मिस तो नहीं हो गया। और उसके अलावा इसमें ये देखना है कि जो फ़ीचर्स इम्प्लीमेंट हो गए हैं उनमें कोई बग्स वगैरह तो नहीं आ रहे, उनकी क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ ना हो। तो इस वजह से हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करते हैं। और ऑफ कोर्स कंप्लीटनेस, लाइक कोई भी सॉफ्टवेयर हम लोग बना रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो वो कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद वो बग फ्री होना चाहिए। और उसके अलावा ये है कि हाँ, उसके अलावा ये है कि रिक्वायरमेंट्स ऑफ कोर्स उसकी मैच करनी चाहिए। जैसे कि नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज़ एन एक्टिविटी वेदर द एक्चुअल रिजल्ट मैचेस द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। लाइक जैसे कि हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आई हैं, उसके बाद हम करते हैं डॉक्यूमेंटेशन में हम करते हैं टेस्ट प्लानिंग्स वगैरह, वो नेक्स्ट में ऑनवर्ड साथ साथ मैं बताती जाऊँगी आपको। और इसके अलावा ये है कि टेस्टिंग क्यों ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज सॉफ्टवेयर बग्स कुड बी एक्सपेंसिव और इवन डेंजरस। कैसे डेंजरस हो सकते हैं? इसमें यह है कि फॉर एग्जांपल अब रिक्वायरमेंट्स आ गई, ठीक है, उसके बाद उसकी टेस्टिंग नहीं हुई, हमने क्या किया, डिप्लॉय कर दिया, डिलीवर कर दिया, क्लाइंट को चला गया सॉफ्टवेयर। अब हुआ क्या, अब ये हुआ कि वो मार्केट में चला गया, उसके बाद ढेरों ढेर बग्स आ गए, ठीक है। अब क्या हुआ, अब वो दोबारा आएगा, ठीक है, ये एक साइकिल, दूसरा सेकंड साइकिल चलेगा, उसमें क्या हुआ, दोबारा हमारे पास आएगा, दोबारा टेस्ट किया जाएगा। इसमें एक तो ये है कि टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा, दूसरा क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। कैसे कि जब वो मार्केट में आएगा तो ऑफ कोर्स उसकी क्वालिटी वहाँ पे ख़राब हो जाएगी, क्योंकि उसमें काफ़ी बग्स थे। और उसके अलावा एक्सपेंसिव इस वजह से पड़ेगा क्योंकि वो फिर कॉस्टली हो जाएगा, उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो दिस इज़ द रीज़न वी नीड टू टेस्ट द सॉफ्टवेयर, बिकॉज क्वालिटी पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अच्छा, उसके अलावा कुछ प्रिंसिपल्स हैं। 7 प्रिंसिपल्स हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के, और ये 7 प्रिंसिपल्स मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप लोग रीड करें और इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं कल। ये आपकी असाइनमेंट है, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ। इसमें यह है कि टेस्टिंग शोज़ प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट्स। लाइक जब हम टेस्टिंग करते हैं तो ऑफ कोर्स वो हमें ये शो करता है कि इसमें ऑफ कोर्स डिफेक्ट्स होंगे, और उसके बाद कोई भी सॉफ्टवेयर बग फ्री नहीं होता, उसमें बग्स होते हैं, लेकिन मेजर और माइनर, उसमें हमें ये देखना होता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट इन्हेंसमेंट हैं, कुछ उसके अलावा कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, कुछ फंक्शनल्स होंगे। और उसके अलावा एक और चीज़ है, एग्जॉस्ट टेस्टिंग इज़ इम्पॉसिबल। ये सच है कि हम इतनी ज़्यादा एग्जॉस्ट टेस्टिंग नहीं कर सकते। नेक्स्ट ये है कि जैसे ही हमारे पास रिक्वायरमेंट आती हैं, डिज़ाइन बन रहा होता है, उसी वक्त अर्ली टेस्टिंग करनी चाहिए, इट्स वेरी नेसेसरी। नेक्स्ट है डिफेक्ट लिस्टिंग और पेस्टिसाइड्स पैराडॉक्स और टेस्टिंग कॉन्टेक्स्ट डिपेंड एंड एब्सेंस ऑफ एरर्स। ये नहीं हो सकता कि कोई भी एरर जो है, एरर फ्री कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं होता। उसके अलावा ये है कि अगर फॉर एग्जांपल हमने एक फ़ीचर इम्प्लीमेंट कर दिया है, तो उसी की अगर हम बार बार टेस्टिंग करेंगे, टेस्ट प्लान्स हम अपडेट नहीं करेंगे, तो हमें ज़्यादा बग्स नहीं मिल सकते, क्योंकि एक की ही हम टेस्टिंग करते रहें। अगर एक फ़ीचर इम्प्लीमेंट हो गया है, तो हमें फर्दर जो रिमेनिंग जो पहले से इम्प्लीमेंट हुए हुए थे उनको भी देखना है, उनको भी वेरीफाई करना है, रिग्रेशन टेस्टिंग करनी है कि ये जो न्यू फ़ीचर हमने बनाया है ये दूसरे पे इम्पैक्ट तो नहीं कर रहा, इसकी वजह से कोई बग वगैरह तो नहीं आ रहा। तो इस वजह से ये प्रिंसिपल्स ज़रूरी हैं। नेक्स्ट है
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एंड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। आप लोगों में से मुझे कोई बताए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है जिसमें हम ये पूरी प्लानिंग करते हैं कि सॉफ्टवेयर को किस तरह बनाया जाएगा, किस तरह डेवलप किया जाएगा, फिर किस तरह इसकी टेस्टिंग होगी, और यानी कि ये इसके पूरे लाइफ साइकिल को शो करता है STL से। अच्छा, और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल है कि जिसमें हम सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते वक्त किस किस साइकिल से गुजरेंगे, वो पूरी इसकी जो है एक प्रोसेस जो है उसको कहते हैं टेस्टिंग लाइफ साइकिल। एग्जैक्टली जैसे कि अब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल में सबसे पहले हमने क्या करना होता है, रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं। रिक्वायरमेंट्स गैदर करनी होती है कैसे? जैसे कि स्क्रम मास्टर्स है, पहले सबसे पहले प्रोजेक्ट मैनेजर होता है जिसकी मीटिंग्स होती हैं क्लाइंट्स के साथ, तो उसी टाइम रिक्वायरमेंट्स गैदर की जाती हैं। उसी वक्त साथ में QA को भी इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि अगर रिक्वायरमेंट्स क्लियर होंगी देन अच्छा QA हो सकता है। अदरवाइज़ आपके पास अगर रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट नहीं होंगी तो आप QA नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। वो आ जाएगी आपकी मंकी टेस्टिंग में। लाइक आपको कुछ नहीं पता, रिक्वायरमेंट्स वगैरह का कुछ नहीं पता, बस सिर्फ आप जंप मार रहे हो और मंकी टेस्टिंग कर रहे हो। नेक्स्ट है टेस्ट प्लानिंग। जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगे उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा टेस्ट प्लान। प्लान करना है कि इसकी टेस्टिंग किस तरह से की जाएगी, इसमें लाइक कौन से स्टेक होल्डर्स होंगे, कॉस्ट इसकी कितनी होगी, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाएगा, और उसके अलावा इसमें आ जाता है जी आपका स्कोप आ जाता है, और इसके अलावा कितने मेंबर्स होंगे ओवरऑल, और इस तरह की सारी टेस्ट प्लानिंग्स आ जाती हैं। ये एक बहुत लंबी डिस्कशन है खैर, लेकिन मैं आप लोगों को के साथ कोर्सेज भी शेयर करूँगी, वो आप लोग देख लें ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। और इसके अलावा इसकी एक सर्टिफिकेशन भी है, ISTQP सर्टिफिकेशन, उसकी लिंक भी मैं सेंड कर दूँगी आपको। उसके अलावा है जी टेस्ट केस डेवलपमेंट। ऑफ कोर्स जब भी आप टेस्ट करें ज़रूरी है कि आप टेस्ट केसेस को क्रिएट करें। जब आपके पास डिज़ाइन आता है, डिज़ाइन के वक्त ही आपको, डिज़ाइन से पहले टेस्ट प्लानिंग करनी है रिक्वायरमेंट्स के वक्त, उसके बाद जब आपके पास डिज़ाइन आएगा तो उसी वक्त आपने टेस्ट केसेस भी क्रिएट करना स्टार्ट हो जाना है। ठीक है, टेस्ट केसेस करने हैं। टेस्ट केसेस में फिर डिफरेंट टेस्ट सिनेरियोज आएंगे। ऑनवर्ड फर्दर ये है कि इन्वायरमेंट एक सेटअप होगा। फिर उसके बाद इन्वायरमेंट सेटअप लाइक आप लोकल टेस्टिंग कर रहे हैं या स्टेजिंग पे कर रहे हैं या डेव पे कर रहे हैं। फिर उसके बाद टेस्ट को एग्जीक्यूट किया जाएगा। लाइक डिज़ाइन में आपने टेस्ट केसेस बनाए, ठीक है, लाइक इसका ये रिज़ल्ट आ सकता है एक्सपेक्टेड, और एक्चुअल इसका रिज़ल्ट ये होना चाहिए। और उसके अलावा इसमें आ जाएंगे डिफरेंट टेस्ट सिनेरियोज आ जाएंगे। फिर उसके बाद उसका आउटपुट आ जाएगा कि इसका स्टेटस इसका क्या है, पास है या फेल है। और ये आप डिज़ाइनिंग स्टेज में करेंगे। फिर जब आपका सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट हो जाएगा, लाइक उसका फीचर बन जाएगा, देन यू हैव टू एग्जीक्यूट दीज टेस्ट केसेस ऑन सॉफ्टवेयर। लाइक जो फीचर डिज़ाइन हो चुका है उसके साथ आप मैच करेंगे कि अभी जो टेस्ट मैंने बनाए हैं वो टेस्ट एग्जीक्यूट करने हैं। और उसमें ये वेरीफाई करना है कि आपने जो टेस्ट केसेस बनाए थे वो बिल्कुल ठीक हैं, रिक्वायरमेंट्स के साथ मैच कर रहे हैं, और जो एक्सपेक्टेड है या एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो दोनों मैच कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस तो नहीं है। ये चीज़ आपने देखनी है। और लास्ट में आता है टेस्ट साइकिल क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट पे जाते हैं। सबसे पहले ये हाउ टू टेस्ट इन एजाइल, कि लाइक हम एजाइल में टेस्टिंग कैसे करते हैं। ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि एट द स्टार्ट होनी चाहिए। जब भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो उसी वक्त टेस्टर को इन्वॉल्व होना चाहिए उसमें। और एजाइल का तो वैसे आपको बता दिया था शेरोन ने, कल नहीं परसों, हाँ परसों के सेशन में उन्होंने और डिस्क्रिप्शंस वगैरह दे दी थी, एक्सप्लेन कर दिया था। विद कंटिन्यूस इंटीग्रेशन बिटवीन development and testing. Agile testing can begin at the start of the project with continuous integration between development and testing. Agile testing is not sequential but continuous. Agile team work as a single team toward a common objective of achieving quality. Agile testing has a short time frame called iteration, say from 1 to 4 weeks. एजाइल टेस्टिंग में सबसे पहले तो ये है कि हम प्रोजेक्ट के स्टार्ट में इन्वॉल्व होंगे, उसके बाद ये कंटिन्यूस इंटीग्रेशन होती है, लाइक चेंजेस आती जाती हैं साथ साथ में, कंटिन्यूसली चेंजेस आती हैं वो, फिर उसके बाद डिप्लॉय किया जाता है। और उसके अलावा ये जो है एज अ सिंगल टीम हम काम करते हैं इसमें। और इसका जो पर्पज़ होता है वो होता है क्वालिटी, लाइक हम क्वालिटी उसकी बेहतर करें, कोई बग ना हो, एरर फ्री हो। और इसका जो टाइम फ्रेम होता है टेस्टिंग का वो बहुत शॉर्ट होता है। जैसे कि अब स्प्रिंट्स हैं, एजाइल में मोस्टली ये होता है स्प्रिंट्स होती हैं जो कि 2 वीक्स की होती हैं या फिर 4 वीक्स की होती हैं।
तो उन्हीं दौरान साथ साथ में इसकी टेस्टिंग भी करनी पड़ती है, लेकिन यह कि जैसे जैसे फीचर्स इंप्लीमेंट होते जाते हैं साथ साथ में अगर टेस्टिंग करें तो ये ज़्यादा थोड़ा ईजी हो जाएगा। लेकिन फर्दर ठीक है, टेस्ट प्लान फॉर एजाइल, टेस्ट प्लान इज़ रिटन एंड अपडेटेड फॉर एवरी रिलीज। टेस्ट प्लान में आपको मैंने पहले बताया था कि टेस्ट प्लान में इंट्रोडक्शन होता है, उसके अलावा हम कौन कौन सी टेस्टिंग टूल्स यूज़ करेंगे, कौन कौन सी टेस्टिंग टाइप्स यूज़ करेंगे और उसका स्कोप क्या होगा, इसमें A to Z इस तरह की सारी चीज़ें आ जाती हैं टेस्ट प्लान में। तो जैसे ही हम टेस्टिंग करते हैं, जब भी कोई रिलीज़ जाती है तो उसके साथ हमारी एक डॉक्यूमेंट होती है, उसमें ये मेंशन होता है कि ये रिलीज़ किसके लिए हैं। फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड या iOS है तो इसमें कौन से वर्जन्स हैं जिनको ये सपोर्ट नहीं करेगा और कौन से वर्जन्स हैं जिनके ऊपर ये चलेगा, फीचर ये सॉफ्टवेयर चलेगा, ऐप्स चलेंगी सॉरी रिलीज़ में। और उसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें अपडेट की गई हैं वो भी रिलीज़ में जाएगा। जैसे कि हम लोग अगर ऐप्स को देखें, एंड्रॉयड में अगर देखें तो जब भी रिलीज़ आती है वहाँ पे मेंशन होता है बग फिक्सेस हैं इसमें या फिर इसमें इम्प्रूवमेंट एंड इन्हेंसमेंट हैं, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं रिलीज़ में। और उसके अलावा इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग है लाइक रिस्क मिटिगेशन और डिलीवरी एंड माइलस्टोन्स। उसके अलावा नेक्स्ट एजाइल टेस्टिंग की स्ट्रेटजी क्या होती है। स्ट्रेटजी में सबसे पहले ये है कि प्रोजेक्ट एक इनिशिएट होगा, उसके बाद डिलीवरी होगी, जब वो डिलीवर कर देंगे उसके बाद जो रिलीज़ है, मतलब ये एक साइकिल चलेगा। पहले इनिशिएट हुआ प्रोजेक्ट, उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई, इम्प्लीमेंटेशन के बाद वो डिप्लॉय हुआ, डिप्लॉय के बाद फिर नेक्स्ट चेंजेस आएंगी या उसकी रिलीज़ चेंज होंगी। फॉर एग्जांपल इम्प्रूवमेंट इन्हेंसमेंट है वो सेकंड रिलीज़ हो गई, थर्ड रिलीज़ होगी, थर्ड रिलीज़ में वो एक न्यू फीचर दे देंगे। तो ये इस तरह से साइकिल चलता रहेगा, फिर वो दोबारा आएगा, दोबारा काम उसके ऊपर होगा, फिर उसके बाद वो दोबारा जाएगा प्रोडक्शन के ऊपर। मतलब जैसे कि हमारे पास आता है स्लैक की सम टाइम आती हैं कि ये न्यू अपडेट है इसका, ये वर्जन 4.0 था अब 5.0 वर्जन हो गया है, इसमें इन्होंने ये इम्प्रूवमेंट्स की हैं, ये इम्प्रूवमेंट्स की हैं, इस तरह की चीज़ें हैं इसमें। और इसके अलावा कुछ चैलेंजेस भी आते हैं एजाइल में। आप लोग के ख्याल में कौन कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं एजाइल मेथोडोलॉजी में? प्लीज़ मुझे कोई बता दे। कि हमें क्योंकि हम उसको हर बार स्प्रिंट्स में काम करते हैं तो टेस्टिंग के लिए हर यानी कि बार बार हमें टेस्ट करना पड़ेगा हर चीज़ को। एग्जैक्टली इसमें ये ना हो हमारे सकता पास इसमें ये चैलेंजेस आते हैं। एक तो ये है कि इसमें ना बहुत ज़्यादा चेंजेस होती हैं जिसकी वजह से एरर्स आ सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा एरर बग लीकेज हो सकता है। उसके अलावा जो न्यू फीचर्स होते हैं वो कम टाइम होता है हमारे पास न्यू फीचर्स के लिए, और उनको वेरीफाई करने के लिए भी ऑफ कोर्स टाइम टेकन होता है, जिसकी वजह से टाइम टेस्टर को बहुत कम मिलता है कि वो न्यू फीचर्स को टेस्ट कर सकें। और इसके अलावा टेस्ट प्लानिंग भी ऑफ कोर्स, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन भी चेंज होती है, टेस्ट केसेस जो हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं वो भी साथ साथ में अपडेट करने होते हैं, तो इतना टाइम हमें बहुत कम टाइम मिलता है जिसके अंदर हम टेस्ट केसेस को अपडेट करें, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करें और उसके अलावा ओवरऑल हम देख सकें, इसको ज़्यादा टाइम लगा के देख सकें। इस वजह से यहाँ पे ज़्यादातर ये होता है कि रिग्रेशन टेस्टिंग होती है एजाइल में। और बिगेस्ट चैलेंज यही है क्यूए के कि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है टेस्टिंग के लिए, हम प्रॉपर इसको टेस्ट नहीं कर सकते। कम टाइम में ऑफ कोर्स हमारे पास सैनिटी टेस्टिंग हो सकती है, स्मोक टेस्टिंग के लिए हमें ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, लेकिन हमें डिलीवरी हमारी होती है, हमें डिलीवर करना होता है, जिसकी वजह से हम सिर्फ मेजर बग्स देखते हैं, सैनिटी टेस्टिंग करते हैं, रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं, और इस वजह से बग लीकेज हो जाती है, जो कि चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं फिर चेंजेस की वजह से। स्क्रम टेस्टिंग है, स्क्रम के बारे में मुझे कौन बताएगा, मुझे कोई स्क्रम के बारे में बताए। आके आप बता दें। स्क्रम में हम बेसिकली ऐसे करते हैं कि प्रोडक्ट ओनर जो हमें रिक्वायरमेंट्स पहले प्रोवाइड करता है, तो एक हमारे पास स्क्रम मास्टर होता है जो कि टीम लीड कर रहा होता है आगे डेवलपर और डिज़ाइनर्स वगैरह सबकी, और वो उसको उनके बीच में कम्युनिकेशन वो करता है, और जो उसमें प्रोडक्ट के बैकलॉग जो नोट किए जाते हैं, जो रिक्वायरमेंट्स बताई जाती हैं, और उसके बाद डिफरेंट स्प्रिंट्स में डिवाइड किया जाता है टास्क को, और उसके बाद हर स्प्रिंट के बैकलॉग्स बनाए जाते हैं,
और उसका स्प्रिंट का एक चार्ट बनाया जाता है जिसमें वो चार्ट में ग्राफ में होता है कि जब वो कंप्लीट हो जाता है तो वो एंड पे नीचे तक ज़ीरो पे आ जाता है कि कंप्लीट हो गया टास्क। और स्प्रिंट जो है वो मिनिमम 1 वीक टू मैक्सिमम 4 वीक तक होती है और आइडियली 2 वीक्स तक होती है। एग्जैक्टली राइट। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होती हैं ना, उसको हम डिफरेंट, जो बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस है डिफ़िकल्ट टास्क, लाइक कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर जो है वो एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, वही बात है जैसे कि आपने बताया आगे कि इसको ना हम स्प्रिंट्स में डिवाइड कर देते हैं। स्प्रिंट्स में डिवाइड करने से ये होता है कि लाइक जैसे कि अब मेरी टू वीक्स की स्प्रिंट है, इसमें मैंने एक न्यू फीचर्स बनाना है, नीचे न्यू फीचर्स लाइक फॉर एग्जांपल इसमें मैंने जो है साइन अप, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। इसमें आपने क्या करना है, साइन अप बनाना है। अब साइन अप में डिफरेंट चीज़ें आ जाएंगी। साइन अप में ये होगा कि आप जब साइन अप करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शंस आ जाएंगे साइन अप में, कि आप साइन अप विद गूगल करते हैं या साइन अप विद फेसबुक करते हैं। इसका मतलब है ये टू वीक्स की स्प्रिंट जो है, इसमें आपने ये सारी इम्प्लीमेंटेशन करनी है। साइन अप का पेज इन शॉर्ट बनाना है। इसमें सबसे पहले क्या होगा, यूज़र स्टोरीज़ क्रिएट होंगी। फिर डिफरेंट टास्क होंगे जो कि जीरा पे सब डेवलपर्स को असाइन कर दिए जाएंगे। उससे पहले ये होता है कि जब यूज़र स्टोरीज़ बनाई जाती हैं उसमें डेवलपर्स से ETA मांगा जाता है। ETA मींस टाइम, कि आपको इस फीचर पे कितना टाइम लगेगा। लाइक लॉगिन विद गूगल है और लॉगिन विद फेसबुक है, इस पर आपका कितना टाइम लगेगा, वो फिर टाइम बताते हैं। उस लिहाज से फिर स्टोरी पॉइंट्स होते हैं जो कि डिवाइड हो जाते हैं। स्टोरी पॉइंट्स अगर फॉर एग्जांपल 2 है, थोड़ा सा इसमें मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ शायद। इसमें यह है कि अगर आपकी स्टोरी पॉइंट्स 2 है ना, तो आपका जो टाइम है वो 4 हो जाएगा। लाइक इस तरह से कि अगर आपने मुझे बोला कि आपका टाइम लगेगा लॉगिन विद फेसबुक पे, आपका टाइम लग रहा है 2 घंटे, इसका मतलब है वो 4 आवर्स में डिवाइड हो जाता है। इससे ये होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे अब क्यूए है, क्यूए ने भी टेस्टिंग करनी है, वो वाला टाइम भी इसमें साथ में हम मेंशन कर सकते हैं कि इसमें इस पे क्यूए इतना टाइम लगाएगा, आपकी इम्प्लीमेंटेशन पे इतना टाइम लगेगा। और उसके अलावा जब ये दो स्प्रिंट पूरी कंप्लीट हो जाएंगी, एक तो ये है कि क्यूए डेली बेसिस पे टेस्टिंग करेगा, जैसे जैसे फीचर्स इम्प्लीमेंट होते जाएंगे वैसे वैसे क्यूए करेगा। उसके बाद जो लास्ट डे होता है, लास्ट डे में उसकी रिग्रेशन टेस्टिंग होगी कि आया ये जो फीचर्स इम्प्लीमेंट हो गए हैं इनके साथ, लाइक आप कह सकते हैं कि अदरवाइज़ सारी टेस्टिंग्स वगैरह की जाएंगी। लेकिन ये होता है समटाइम बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह के फेस करने पड़ते हैं इश्यूज़ के, डिलीवरी लेट, मतलब न्यू फीचर इंप्लीमेंट हुआ है और डिलीवरी है आज, लाइक आज 7 o'clock डिलीवरी है, ठीक है, और डेवलपर्स जो है वो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं 6 o'clock। अब 1 घंटा रह गया, 1 घंटे में क्यूए कैसे टेस्टिंग करेगा? बताएं मुझे, इसके लिए कौन सी मेथडोलॉजी यूज़ होगी और वो क्यूए किस तरह से टेस्टिंग करेगा? कोई टाइप मुझे बता दें, एनीवन। आपके पास थोड़ा टाइम है तो आप कौन सी टेस्टिंग करेंगे? रिजवान मिनाज आप बता दें। No idea, ma'am, about this. लाइक अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम, ऑफ कोर्स आप सेंटी टेस्टिंग करेंगे। सेंटी टेस्टिंग में ये होगा कि आप देख रहे होंगे कि कौन से मेजर इश्यूज़ हैं, लाइक फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन क्रैश होना, या फिर साइट नहीं चल रही, कोई इसका बटन नहीं चल रहा, ये इसके मेजर हैं। तो आपको उस वक्त सिर्फ सेंटी टेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन जो स्मोक टेस्टिंग है उसके लिए आपको 3-4 डेज़, 3-4 डेज़, या फिर वो डिपेंड करता है आपकी ऐप्स के ऊपर कि आप किस तरह की ऐप है और उसके ऊपर कितना टाइम लगेगा क्यूए का। और उसके अलावा कितनी टाइप्स कितनी है टेस्टिंग की एक्चुअली? टेस्टिंग की काफ़ी टाइप्स हैं, लेकिन यह है कि आप लाइक रिग्रेशन है, एंड टू एंड टेस्टिंग है। आगे ऑन फर्दर जो है ये न्यू स्लाइड में आपको मैं बताती हूँ। ओके। अभी आप टाइप्स का पूछ रही थी, टाइप ऑफ टेस्टिंग इसमें डिफरेंट है। रिक्वायरमेंट टेस्टिंग होगी, स्मोक एंड सेंटी टेस्टिंग है। स्मोक एंड सेंटी टेस्टिंग वही जो कि मैं बता रही थी। स्मोक टेस्टिंग में ये होता है कि हम इन डेप्थ देखते हैं, एक एक फीचर्स को, एक एक चीज़ को हम स्मोक में देख रहे होते हैं। सेंटी टेस्टिंग में ये है कि हमारे पास सिर्फ 1-2 घंटे हैं और उसमें हमने टेस्टिंग करनी है। इसमें हम मेजर चीज़ें देखेंगे, लाइक वही बात है, कोई बटन है या फिर कोई ऐप क्रैश तो नहीं कर रही, इस तरह की चीज़ें देखेंगे। रिग्रेशन टेस्टिंग होगी। रिग्रेशन टेस्टिंग में ये है कि आपने एक पूरे हुए
एक फीचर आपने बनाया, मतलब आपके 3-4 फीचर्स हैं, ठीक है, उसमें से आप देखेंगे लाइक आपने फीचर ना 1400 दे ऐसा। हाँ एक अच्छा, मजदूर ने नहीं ना बस उसने आप काइंडली म्यूट कर लें आके मैं शायद। रिग्रेशन टेस्टिंग में ये होता है कि एक न्यू फीचर इंप्लीमेंट होता है तो देखा जाता है कि इससे पहले जितने भी फीचर्स थे उनके ऊपर कोई इसकी वजह से अफेक्ट तो नहीं हो रहा, तो उसको हम रिग्रेशन टेस्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट है फंक्शनल टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग में ये है कि हम देख रहे होते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल ओके है, कैंसिल का बटन है, हर लिंक चल रहा है, उसके अलावा हर ऑप्शन जो है वो क्लिकेबल है। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में होता है, आ जाता है इस तरह से लाइक हमारा कोई सॉफ्टवेयर है, उसमें हमें रिक्वायरमेंट्स ये दी गई हैं कि हम क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई म्यूज़िक है, लाइक कि हमने कोई म्यूज़िक का सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उसमें नॉन फंक्शनल ये होगा कि अब म्यूज़िक में हमने क्या किया, उसका बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को थोड़ा हमने इन्हेंस कर दिया कि ठीक है म्यूज़िक के साथ थोड़ी सी एनिमेशंस भी आ जाएं। उसके अलावा उसकी परफॉर्मेंस आ जाती है, उसकी सिक्योरिटी आ जाती है, इस तरह की चीज़ें नॉन फंक्शनल में आती हैं। उसकी परफॉर्मेंस होगी, परफॉर्मेंस जो है वो भी नॉन फंक्शनल में आती है। और नेक्स्ट है यूज़र GUI टेस्टिंग। GUI टेस्टिंग का मतलब है यूज़र एक्सपीरियंस, लाइक यूज़र, एक नॉर्मल यूज़र जो है वो किस तरह से सॉफ्टवेयर को देखता है। लाइक एक नॉर्मल यूज़र है वो यूज़र फ्रेंडली है, ऐप के नहीं है, क्योंकि समटाइम कुछ ऐप्स ऐसी होती हैं जो कि हमें अंडरस्टैंड करने में ना थोड़ा मुश्किल होता है, लाइक बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, हमें नहीं पता चल रहा होता कि हमने इसको कैसे यूज़ करना है, वो यूज़र फ्रेंडली नहीं होती। और ऑफ कोर्स जो ऐप्स यूज़र फ्रेंडली नहीं होती तो उन पर कम ही लोग उनको यूज़ करते हैं। किसी के पास इतना टाइम नहीं होता वो इतना टाइम लगा के ट्यूटोरियल्स देखे या उसको पूरा टाइम लगा के देखे। सो इट्स नेसेसरी कि आपकी कोई भी ऐप है, कोई भी वेबसाइट है, वो यूज़र फ्रेंडली हो, कि यूज़र्स जो है उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें। नेक्स्ट एडहुक टेस्टिंग। एडहुक टेस्टिंग में ये है कि आपको एडहुक टेस्टिंग में ये है कि अगर इसमें आपको रिक्वायरमेंट्स का नहीं पता होता, लेकिन आप टेस्टिंग कर रहे होते हैं, बेस डिपेंड करता है वो आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर कि सॉफ्टवेयर किस तरह का है, उस लिहाज से आप उसकी टेस्टिंग कर रहे होते हैं। आपको रिक्वायरमेंट्स का नहीं पता होता, लेकिन वैसे आप ओवरऑल उसकी फंक्शनैलिटी और उसके अलावा ओवरऑल देख रहे होते हैं। नेक्स्ट है वो जो इंटीग्रेशन। आपने मंकी टेस्टिंग का कहा था वो यही होती है ना सर में, एड हॉक हाँ जी टेस्टिंग? बिल्कुल, मंकी टेस्टिंग एंड एडहुक टेस्टिंग बोथ आर सेम। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन टेस्टिंग, कंपोनेंट टेस्टिंग एंड यूनिट टेस्टिंग। आप लोगों में से मैं पूछूंगी मुझे ये बताएं यूनिट टेस्टिंग क्या होती है। बीइंग अ डेवलपर यूनिट टेस्टिंग तो पता होना चाहिए। कि आपके एक हिस्से की टेस्टिंग। हाँ, एक फीचर की टेस्टिंग। अच्छा, कंपोनेंट जी, टेस्टिंग। उसका एक जो होल कंपोनेंट की होगी टेस्टिंग। और इंटीग्रेशन एक टेस्टिंग। ही एज अ होल टेस्टिंग। इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन में आ जाता है ना, डिफरेंट पेजेस अगर इंटरलिंक हैं तो वो हो सकता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग में। बिल्कुल, मतलब लाइक एक एक फीचर है, ठीक है, यूनिट में ये होगा कि एक एक फीचर की टेस्टिंग कर रहे हैं, फिर उन सबको हम कंबाइन करते हैं, कंबाइन करके देन हम लोग टेस्ट कर रहे होते हैं कि अब इनका बिहेवियर कैसा है। इनको जब हम कंबाइन कर रहे हैं तो इससे कोई मतलब कहीं कोई क्रैश तो नहीं आ रहा, या इस तरह की चीज़ें ये आती है इंटीग्रेशन में। उसके अलावा है कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग है। कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग लाइक इन शॉर्ट आपके माइंड में क्या आता है कि कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग क्या होगा? कि ये मुख्तलिफ डिवाइसेस पे कंपैटिबल है या नहीं। मेरे ख्याल से ये कि नेविगेशन के है कि इसमें हम एक वेब पेज से आगे जाते हैं तो उसमें वापस जाने का या कोई भी एक, अगर वो बैक का अगर बटन भी है तो फिर बैक ही लेके जाए, वो कहीं और ना ले जाए हमें। ये सारे सही चल रहे हैं। आप दोनों के पॉइंट ठीक है। कंपैटिबिलिटी में ये भी होता है कि हम देख रहे होते हैं कि हार्डवेयर भी हो सकता है ना, कि मतलब एग्जैक्टली लिनक्स में चल रहा है या iOS में चल रहा है, या इस तरह की जो डिफरेंट चीज़ें, इस तरह भी हो सकता है। बिल्कुल कि आईपैड के लिए वो है कि नहीं है। उसके बाद आईपैड के अलावा हम देखेंगे कि वो जो है एंड्रॉयड पे है या नहीं, आईओएस के लिए कंपैटिबल है या नहीं, वो चीज़ें भी इसमें आ जाएंगी। नेक्स्ट एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग, इसका मुझे कोई बताए।
उसके लिंक्स वगैरह की टेस्टिंग के ये लिंक्स सब कहाँ पे लेके जा रहे हैं? इसके अलावा आपके अलावा कोई और बताना चाहेगा एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग का? एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग में ये होता है कि आपने ना टेस्ट केसेस क्रिएट नहीं किए हुए होते, लेकिन टेस्टर क्या कर रहा होता है ना, वो ऐसी हवाओं में चेक कर रहा होता है, मतलब प्रॉपर उसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं की हुई होती। ये होती है एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग, कि आपने टेस्ट केसेस नहीं बनाए हुए, लेकिन आप वैसे ही सिस्टम को देख के उसके अकॉर्डिंग आप टेस्टिंग कर रहे हैं। यूजिबिलिटी टेस्टिंग का मुझे बताएं। यूजिबिलिटी टेस्टिंग तो बहुत ईजी है। यूजिबिलिटी टेस्टिंग क्या है? यूजिबिलिटी शायद ऐसे है कि इसमें जो हमारे पास ऑप्शंस डिफरेंट हैं, उसके बटन्स हैं या कुछ भी हैं, वो प्रॉपर ऐसी जगह पे हैं कि न्यू यूज़र को उसे ढूंढना तो नहीं पड़ेगा, या कोई भी अगर ऑप्शन है तो आराम से उसे मिल जाएगा। कहीं बटन कहीं बहुत छोटा, बहुत कोने में ना छुपा हुआ हो, कोई इस किस्म की चीज़ें शायद। जी जी बिल्कुल, कि मतलब ये डिज़ाइन जो है इसको किस तरह से इंटरेक्ट, जो आम यूज़र होगा वो किस तरह से इंटरेक्ट करेगा, इसको यूजिबिलिटी टेस्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट है एपीआई टेस्टिंग। जीयूआई टेस्टिंग भी तो सेम ही थी, हाँ उसमें वो भी तो हम ये। बिल्कुल काइंड ऑफ बोथ आर सेम। अच्छा, ओके, एपीआई टेस्टिंग एनीवन? एपीआई टेस्टिंग में कि हम एपीआई टेस्टिंग में यही होगा कि जो हमने अगर किसी से कोई एपीआई ली हुई है और उसको उससे कनेक्ट किया हुआ है, तो उसको एपीआई को टेस्ट करना कि वो एपीआई वर्क कर रही है या नहीं। ये इट्स अ सॉर्ट ऑफ बैक एंड टेस्टिंग। बैक एंड टेस्टिंग होती है कि जी हाँ जो एपीआई कॉल हो रही है वो ठीक हो रही है, उसमें जी कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं है, इस तरह की जी चीज़ें सारी आती हैं। बैक एंड टेस्टिंग एंड एपीआई टेस्टिंग बोथ आर सॉर्ट ऑफ सेम। अच्छा, लेकिन इसमें यह है कि कुछ अगर हम रिसर्च वगैरह देखें तो उसमें कुछ के पॉइंट ऑफ व्यूज़ बहुत डिफरेंट होते हैं, कुछ के डिफरेंट होते हैं, लेकिन एपीआई टेस्टिंग और बैक एंड टेस्टिंग बोथ आर काइंड ऑफ सम सॉर्ट ऑफ सेम ही होते हैं। इसके अलावा आ जाती है परफॉर्मेंस लोड एंड स्ट्रेस टेस्टिंग। परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि देखें स्लो तो नहीं है, लाइक किस तरह से वो परफॉर्म कर रहा है, इसकी स्पीड क्या है, रिस्पॉन्सिवनेस है इसकी या नहीं है, ये चीज़ें आ जाती हैं परफॉर्मेंस में। उसके अलावा है लोड टेस्टिंग में। आप लोगों के ख्याल में लोड टेस्टिंग में क्या होता होगा? वैसे ये बहुत इजी है। ये हमारा किस वेब स्क्रीन की? पेज लोड होने में कितना टाइम लेता है? अच्छा, ये फंक्शनल होगा या नॉन फंक्शनल होगी लोड टेस्टिंग? नॉन फंक्शनल में आई नॉन थिंक। फंक्शनल। एग्जैक्टली राइट। जी जी बिल्कुल, लोड टेस्टिंग आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि फॉर एग्जांपल हम जैसे कि कोई भी सिस्टम है वो आप कह लें क्या जी। परफॉर्म करेगा जब लोड करते हैं उसको। अच्छा, उसके अलावा स्ट्रेस टेस्टिंग। स्ट्रेस ये भी यही है कि मतलब आप उस पर कितना लोड डाल सकेंगे तो फिर भी वो रिस्पॉन्सिव हो, आपको ऑन द स्पॉट सब कुछ आंसरिंग कर रहा हो। यस एग्जैक्टली ये। लाइक फॉर एग्जांपल वही जैसे रिक्वायरमेंट है कि हम 100 यूज़र जो है ना वो कर सकते हैं, 100 यूज़र सिर्फ अलाउ हैं, 100 यूज़र साइन इन कर सकते हैं, तो उसमें हम उसको स्ट्रेस ज़रा देंगे कि 100 नहीं, अगर 200 में ये कैसा बिहेव करेगा, तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस टेस्टिंग। नेक्स्ट है जी इनपुट एंड आउटपुट। अच्छा, ये मीटिंग का टाइम कितना रह गया? इफ़ एनीवन कैन लेट मी नो। 4 4 मिनट्स। मिनट्स हैं अभी। 4 मिनट्स। ठीक है, फिर उसके बाद न्यू लिंक जनरेट कर दूंगी तो फिर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके अलावा है जी इनपुट एंड आउटपुट टेस्टिंग। ये तो सिंपल है। इनपुट एंड आउटपुट टेस्टिंग में ये है कि इनपुट हम क्या करते हैं, यूज़ केसेस डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उसके अलावा हमारी जी मीटिंग्स वगैरह होती हैं, कुछ प्रोजेक्ट प्लानिंग की जाती है, फिर हमें मॉकअप एक बनाते हैं। उसके अलावा मॉकअप के बाद एक प्रॉपर डिज़ाइन बनता है। डिज़ाइन के बाद कुछ डॉक्यूमेंट होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसके साथ कुछ रिलीजेस नोट्स होते हैं। और टेस्टिंग का हमें आउटपुट क्या मिलता है जब हम ये इनपुट देते हैं? आउटपुट में ये है कि हमारे पास टेस्ट केसेस बन जाते हैं, हम टेस्ट केसेस बना लेते हैं। टेस्ट केसेस में उनके डिफरेंट टेस्ट सिनेरियोज होते हैं। उसके अलावा हम इसमें इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पे जो है ये नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा, लाइक सिस्टम कहाँ पे बग्स हैं। और उसके अलावा इसका रिज़ल्ट क्या है, टेस्ट रिपोर्ट क्या हुई, जो हम लोगों ने टेस्टिंग की है इस इनपुट की बेस पे, तो उसकी टेस्ट रिपोर्ट क्या निकली है, कितने नंबर ऑफ़ बग्स थे, कितने लीकेज हुए हैं, ये ओवरऑल चीज़ें आ जाती हैं इसमें इनपुट एंड आउटपुट में।
Defect and defect management. Any idea about defect management? Anyone? जो भी बग वगैरह आ रहा है या जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको फिक्स कैसे करना है? जी बिल्कुल, उसको फिक्स कैसे करना है और उसको हम किस तरह से लेके चलेंगे आगे, कितने डिफेक्ट्स थे उसको हम कैटेगराइज करते हैं, कितने ऐसे बग्स हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते, कितने ऐसे बग्स हैं जो कि एक्चुअल में बग्स हैं। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि कुछ डेवलपर्स ना कुछ चेंजेस कर रहे होते हैं जिसकी वजह से वो बग्स आ जाते हैं लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते, और कुछ इस तरह के बग्स होते हैं जो कि टेस्टर बग्स तो निकाल देता है लेकिन एक्चुअली वो बग्स नहीं होते। लाइक कह सकते हैं जैसे कि कोई भी माइनर हो गया, वो एक्चुअली बग नहीं होता लेकिन टेस्टर्स को लगता है कि वो बग है। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं डिफेक्ट मैनेजमेंट में। ये आगे ऑन फर्दर नेक्स्ट स्लाइड्स में है वैसे मेंशन। जैसे कि अब देखा जाए तो यहाँ पे है ना इम्पॉर्टेंट डिफेक्ट मैट्रिक्स, इसमें लाइक 84 टोटल डिफेक्ट्स थे जो कि रिपोर्ट हो गए, ठीक है। इसमें एक्चुअल जो बग थे वो 64 थे। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि 20 डिफेक्ट्स गलत रिपोर्ट हुए। गलत रिपोर्ट किस तरह से? लाइक वो रिप्रोड्यूस नहीं हो सके या फिर उस टाइम वो बग्स आ रहे थे लेकिन वो बाद में नहीं आ रहे थे। रीज़न ये थी कि उस वक्त लाइव टेस्टिंग उस वक्त लाइव डेवलपर्स जो है वो बैकएंड पे कुछ चेंजेस कर रहे थे जिसकी वजह से वो बग्स आइडेंटिफाई हुए लेकिन वो बाद में रिप्रोड्यूस नहीं हो सके, ठीक है। इट इज़ मिस्टेकन इन अवर टेस्टिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो टेस्टिंग है उसमें मिस्टेक हुई है। तो हम इन सब चीज़ों को मैयर कैसे करेंगे? इसके लिए एक फार्मूला है। डिफेक्ट मैनेजमेंट में ये कुछ फार्मूलाज हैं जो कि हमें यूज़ करते हैं, लाइक डिफेक्ट्स रिजेक्शन रेशो। रिजेक्शन किस केस में? कि फॉर एग्जांपल हमने कहा जी ये बग आया था और जब डेवलपर ने देखा, वही बात है रिप्रोड्यूस की, कि डेवलपर ने कहा कि नहीं ये बग तो नहीं है, ज़रा आप रिप्रोड्यूस करके दिखाएं। जब हम रिप्रोड्यूस करते हैं तो हमें स्टेप्स मिस हो जाते हैं, या फिर कुछ ऐसे बग्स होते हैं जो कि कुछ कुछ सिनेरियोज़ में आते हैं। वो लाइक उसके लिए ना कुछ सिनेरियोज़ होते हैं। तो ये आ जाता है डिफेक्ट रिजेक्शन। इसमें हो गया जी नंबर ऑफ़ डिफेक्ट्स रिजेक्टेड, जितने भी डिफेक्ट्स बग्स जो है वो रिजेक्ट हुए हैं वो डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ़ डिफेक्ट रेज्ड, जितने डिफेक्ट्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं। लाइक फॉर एग्जांपल 84 बग्स आइडेंटिफाई किए हैं, उसमें से रिजेक्ट 20 हो गए हैं, उसको हम डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो जो रेशो आएगी उसको एंड देन अच्छा एक काम करती हूँ मैं, बल्कि अभी लेस देन 1 मिनट है, अब मैं दोबारा से लिंक एक न्यू सेंड करती हूँ आपको, ठीक है। ज्वाइन कर लिया आप लोग। ओके।